हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टीडीएस ऑन गुड्स अंडर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल हो चुका है 1 जुलाई 2021 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 जून 2021 को क्लैरिफिकेशन दी है, गाइडलाइंस इश्यू की है थ्रू सर्कुलर नंबर 13, जिसमें उन्होंने डिफरेंट सिनेरियोज में क्या क्या प्रोविजन 194Q के एप्लीकेबल होंगे वो बताए हैं। मैं आज की वीडियो में आपको इसको फर्दर डिटेल में समझाऊंगा। पहला पॉइंट है 194Q कब एप्लीकेबल होता है। 194Q एप्लीकेबल 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है और इट अप्लाइज टू एनी बायर who is responsible for paying any sum to any resident seller for purchase of any goods value or aggregate of value exceeding 50 lakh in any previous year। ये कह रहे हैं कि बायर रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई सम पे कर रहा है और रेजिडेंट सेलर को, तो उस केस में अगर वो वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो बायर टीडीएस काटेगा। किस रेट से टीडीएस काटेगा? 0.1% से टीडीएस काटेगा। और क्या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या रहेगा? अमाउंट पेड और अमाउंट क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर। बायर कौन है सर? बायर वो है जिसकी ग्रॉस सेल या ग्रॉस रिसीव्ड और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन हिम बाय exceed 10 lakh rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out। बायर वो है जिसकी टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा थी। टर्नओवर हो चाहे ग्रॉस रिसिप्ट हो या फिर सेल हो, अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो बायर की डेफिनेशन में कवर होता है। और यो बिजनेस से रिलेटेड टर्नओवर होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड ही ग्रॉस रिसिप्ट होनी चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड ही सेल होनी चाहिए। पहला पॉइंट जो क्लैरिफाई किया गया है, एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजेक्शन कैरिड आउट थ्रू वेरियस एक्सचेंज। क्या कोई भी ट्रांजेक्शन जो सिक्योरिटी एंड कमोडिटी विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और क्लियर्ड एंड सेटल्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्या इसके ऊपर 194Q के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं इन ट्रांजेक्शन के ऊपर? तो आंसर इज नो, इनके ऊपर 194Q के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। इसमें रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज भी आएगा, रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस भी इसी में कवर है। क्या सर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड हो रहे हैं थ्रू पावर एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन 21 ऑफ CERC? क्या इन ट्रांजेक्शन के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है? तो आंसर इज नो, इनके ऊपर भी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? जो एडवांस या सम क्रेडिट किया गया है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में, उनके ऊपर क्या प्रोविजन लगते हैं? 194Q के जो प्रोविजन है उसमें लिखा है बायर को डिडक्ट करना है टीडीएस कब? क्रेडिट ऑफ सम इन अकाउंट ऑफ सेलर ऑन पेमेंट ऑफ सच सम व्हिचएवर इज अर्लियर। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। ये प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होंगे जो भी एनी सम क्रेडिटेड और पेड बिफोर 1 जुलाई 2021। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में कोई सम पेड हुआ है या क्रेडिट किया गया है तो वो सेलर के अकाउंट में उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब इन 3 महीनों की जो ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है उसमें बायर तभी कवर होता है जब वो 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट कर रहा है। तो इस केस में बायर जो है अगर 1 अप्रैल से 30 जून तक अगर कोई सम पे कर रहा है तो क्या वो थ्रेशहोल्ड लिमिट में कवर किया जाएगा? तो आंसर इज यस। वेरी इंपॉर्टेंट, यस, ये कवर माना जाएगा। थ्रेशहोल्ड लेते समय 50 लाख की थ्रेशहोल्ड के लिए वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि क्या जीएसटी की एडजस्टमेंट की जाएगी? क्या हमें इनवॉइस वैल्यू जिसके अंदर जीएसटी का अमाउंट भी आ रहा है, क्या हमें इनवॉइस वैल्यू में जीएसटी को जोड़ के लेना है या अलग लेना है? मतलब बेसिक वैल्यू के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा।
तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो टीडीएस काटा जाएगा वो काटा जाएगा जीएसटी के बिना। मतलब अगर आपका इनवॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका इनवॉइस में जीएसटी का अमाउंट अगर अलग है तो उस केस में आप बेसिक वैल्यू पर ही टीडीएस काटेंगे। लेकिन अगर आपने कोई पेमेंट कर रखी है, पेमेंट के बेसिस से अगर आप टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल कर रहे हैं तो उस केस में आप टोटल वैल्यू के ऊपर टीडीएस काटेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ट्रांजैक्शन। परचेज रिटर्न में बताया गया है, परचेज रिटर्न हैपन होती है, टैक्स मस्ट हैव बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट ऑन दैट परचेज। ये कह रहे हैं कि परचेज रिटर्न, परचेज को आपने अकाउंट फॉर किया गया होगा, परचेज के ऊपर टीडीएस काटा जा चुका होगा, अब परचेज रिटर्न हुई है तो अब क्या करेंगे, तो इसमें ये बता रहे हैं कि परचेज रिटर्न अगर मनी, इफ द परचेज मनी इज रिफंडेड बाय द सेलर then this tax deducted may be adjusted against the next invoice against the same seller। अगर आपने पैसा रिफंड कर दिया है उस ट्रांजैक्शन के लिए तो अगले बिल में इस परचेज को एडजस्ट कर, परचेज रिटर्न को एडजस्ट कर लिया जाएगा, जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर ही टीडीएस काटा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। परचेज रिटर्न को अकाउंट फॉर कर लिया जाएगा और बाद में सपोज करते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं, अगर 1 लाख का माल परचेज रिटर्न आया, उसके ऊपर टीडीएस जमा हो चुका था, अब अगले महीने में दोबारा से परचेज हुई, वहां 2 लाख की परचेज हुई, तो वो 1 लाख जो रिटर्न आई तो उसे माइनस कर दिया जाएगा 2 लाख में से, और जो बचा हुआ 1 लाख है उसके ऊपर ही टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे और टीडीएस काटा जाएगा। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन दी गई, वेदर नॉन रेजिडेंट कैन बी द बायर अंडर सेक्शन 194Q। तो क्लैरिफिकेशन दी गई है कि द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द नॉन रेजिडेंट whose purchase of goods from the seller resident in India is not effectively connected with the permanent establishment, very important, permanent establishment of the such non-resident in India। मतलब ये कहना चाहता है कि नॉन रेजिडेंट के ऊपर तभी प्रोविजन लगेंगे अगर उसने जो परचेज कर रखी है किसी रेजिडेंट से जो कनेक्टेड है, अफेक्टेड है, effectively connected है with the permanent establishment of India, जो permanently establishment से connected है effectively, तभी लग सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है, whether tax is to be deducted when the seller is a person whose income is exempt। अगर सेलर की इनकम एग्जम्प्ट है तो क्या इससे फर्क पड़ता है, तो यस, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये प्रोविजन उस सेलर पर नहीं लगेंगे जिसकी इनकम एग्जम्प्ट है, चाहे सेक्शन 110 के तहत है या एनी अदर एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया, चाहे वो आरबीआई हो चाहे एडीबी हो, उनमें उन सेलर्स के ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा, काटा जाएगा, टैक्सेबल इनकम उसकी होगी नहीं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। 206C(1)(h) के जो प्रोविजन है उसमें बायर से कलेक्शन करके सेलर जमा कराएगा टीसीएस को। तो क्या अगर बायर की इनकम एग्जम्प्ट है तो ये प्रोविजन लगेंगे, तो नहीं लगेंगे। अगर बायर जो है पर्सन है अंडर सेक्शन 10 में, वो एग्जम्प्ट इनकम है उसकी, और या एनी अदर एक्ट लाइक आरबीआई और एडीबीआई एक्ट एक्सेट्रा। लेकिन सर क्या अगर उसकी पार्ट ऑफ इनकम टैक्सेबल है, पार्ट ऑफ इनकम एग्जम्प्ट है, तो क्या प्रोविजन लगेंगे, तब जरूर लगेंगे। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है, क्या एडवांस के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं, तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अमाउंट क्रेडिटेड या पेड विच एवर इज अर्लियर। तो अमाउंट पेड मतलब एडवांस भी अगर आपने पे किया है तो टीडीएस के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। Whether provision of section 194Q of the act shall apply to the buyer in the year of incorporation। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या पहले साल से ही उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे? क्या 10 करोड़ की उसकी प्रीसीडिंग ईयर के टर्नओवर को नहीं देखा जाएगा क्या? तो आंसर इज देखा जाएगा, जो उसकी बेसिक कंडीशन है उसे जरूर देखा जाएगा, और पहले साल में उसकी ये कंडीशन अगर फुलफिल हो ही नहीं रही है तो टीडीएस काटने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो इस केस में टीडीएस नहीं काटा जाएगा, बायर नहीं काटेगा टीडीएस। नेक्स्ट पॉइंट है, वेदर द प्रोविजन ऑफ दिस 194Q ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू बायर इफ द टर्नओवर फ्रॉम परचेज इज 10 करोड़ और लेस। बायर की टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इज 10 करोड़ और लेस। तो बोला क्या गया था, 10 करोड़ और मोर होनी चाहिए, और किससे, बिजनेस नेचर की होनी चाहिए। मतलब
टर्नओवर हो, चाहे सेल हो या ग्रॉस रिसिप्ट हो, तीनों केस में आपकी बिजनेस से होनी चाहिए। तभी यह क्लैरिफिकेशन दी गई बिजनेस कैरियर। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको टर्नओवर बिजनेस नेचर की होनी चाहिए और 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, तभी बायर जो है वो स्पेसिफाइड बायर बनेगा और उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O सब सेक्शन 1H ऑफ 206C एंड सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। क्रॉस एप्लीकेशन अगर 194O जो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस काटता है, क्या अगर उसके प्रोविजन लग रहे हैं तो 194Q नहीं लगेगा, 206C भी नहीं लगेगा, क्योंकि 206C से आप एग्जम्प्ट हो जाते हैं जब आप 194O एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस काट रहे हैं। तो आपको 194Q नहीं लगाना, 206C भी नहीं लगाना। अगर आपने 206C में टीसीएस के रूप में जमा करा दिया है तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 194O नहीं लगेगा। O इज योर ई कॉमर्स ऑपरेटर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है 194O में टैक्स काटने की। अगर वो ऐसा नहीं करता है, इवन दो चाहे सेलर ने टीसीएस भी जमा करा दिया हो, तब भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है। और इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि जो टीडीएस के रेट है 194O में हायर है, टीसीएस जो 206C 1H में है उसमें कम है, तो इसीलिए हमेशा 194O ही एप्लीकेबल माना जाएगा। अब आता है अगर 194Q और 206C दोनों के बीच में अगर दोनों लग रहे हैं तो कौन सा लगेगा? तो पहले 194Q ही लगेगा, मतलब टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर बायर से पहले सेलर ने टीसीएस जमा करा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर टीसीएस पहले ही जमा करा दिया गया है तो उस केस में एग्जम्पशन मिल सकती है 194Q की। यह क्लैरिफिकेशन दी गई है कि अगर टैक्स सेलर ने 206C में जमा करा दिया है तो 194Q में उस सेम ट्रांजैक्शन पे दोबारा से 194Q नहीं लगेगा। तो पहले देखा जाएगा, अगर उसने पहले सेलर ने जमा करा दिया तो उस केस में एग्जम्पशन ले सकता है, लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी 194Q की ही रहेगी, तो टैक्स 194Q से ही कटना चाहिए। लेकिन अगर टीसीएस जमा हो गया है तो उस केस में सेम ट्रांजैक्शन पे 194Q मतलब टीडीएस नहीं कटेगा। आप 194Q टीडीएस के प्रोविजन और 206C 1H के प्रोविजन दोनों एक साथ नहीं लगा सकते हैं सेम ट्रांजैक्शन। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।